तो भाई रोमन रेंस ने चैंपियनशिप को तो रिटेन कर लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा था एंड पे स्कैन कॉल कर रहे थे जैकब फाकू, आज प्रोबेबली शायद आस्का भी WWE से जा चुकी हैं, क्योंकि एक इमोशनल गुड बाय भी हमें देखने को मिला। बैकलैश दोस्तों हो चुका है और आज की वीडियो में हम बैकलैश को कवर करेंगे कि क्या कुछ हमें बैकलैश के ऊपर देखने को मिला। अब सबसे पहले मैच का जो शो का ओपनिंग मैच था वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का। भाई एंट्रेंस हो तो सेथ रॉलिंस जैसी हो। सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस हर बार हर प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए एक अलग लेवल की होती है। खैर ये मैच शुरू में ऐसे लग रहा था कि जैसे ब्रॉन ब्रेकर अपने 100% नहीं है। मैच में पेस तो नजर आ रही थी, लेकिन जो कनेक्टिविटी थी आपस में एक दूसरे की वो थोड़ी कम थी। उसको मैं अगर कहूँ कि कैमरा का ट्रिक ज्यादा थी और आपस में इनके मूव्स कम कनेक्ट हो रहे थे तो शायद थोड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन मैच में एक मोमेंट ऐसा था कि भाई जो फैल्कन एरो लगाते हैं सेथ रॉलिंस, उसको जब रिवर्स किया ब्रॉन ब्रेकर ने, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। फिर उसके बाद कर्न स्टॉप लगाने के लिए ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर जाते हैं तो पॉल हेमन इंटरप्ट करते हैं, तभी जो है वो अपना ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल आ जाते हैं, इनके ऊपर स्टील चेयर से अटैक करते हैं। और जब एंडिंग मोमेंट से तो ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से पहले एक हाफ स्पीयर लगती है, लेकिन जब दोबारा मोमेंटम के साथ ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं तभी सेथ रॉलिंस उसको पैडिगरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और लगता है ऐसे है कि भाई अब जो सेथ रॉलिंस है ना, वो ऊपर की जो सेकंड रोप है वहां से खड़े होकर कर्न स्टॉप लगाना चाह रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन इससे पहले कि वो कर्न स्टॉप लगाते उनको स्पेयर पड़ जाती है ब्रॉन ब्रेकर से। और आज ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को पिन कर दिया है। प्रोबेबली ब्रॉन ब्रेकर के अभी तक के जो WWE का मेन रोस्टर के ऊपर करियर है, सबसे बड़ी जीत है ब्रॉन ब्रेकर के लिए सेथ रॉलिंस को पिन करना। और इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी फ्यूड ये खत्म हो गई है कि ब्रॉन ब्रेकर जीत गए हैं। प्रोबेबली ये फ्यूड अभी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जहां ट्रिक विलियम अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जिंजर ब्रैगमैन और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। और भाई इस मैच के अंदर सैमी ज़ेन ने मतलब फेस होते हुए भी हील टैक्टिक्स को यूज किया। पहले एकदम एक्टिंग शुरू की, जब सेकंड रोप के ऊपर से उन्होंने फ्लिप मारा तो ऐसे दिखाया कि जैसे उनके पाँव में कोई इंजरी हो गई है। इसके अलावा भी सैमी ज़ेन जो थे वो कोशिश में थे कि किसी तरह से ट्रिक विलियम को हरा दें। लिलियाटी को भाई वो उनकी जो कैंडल्स किक, जिसे कैंडल्स किक बनाया हुआ था, उससे भी मार पड़ी और उसके बाद उन्हें हलवा किक भी पड़ी। लेकिन ट्रिक विलियम और लिलियाटी जो थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रिक विलियम की तरह लिलियाटी भी अनटचेबल हो गए थोड़े से, क्योंकि इतना कुछ खाने के बाद वो फिर भी रिंग के अंदर आके थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन कर ही देते हैं। खैर एंडिंग मोमेंट्स के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि सैमी ज़ेन हलवा किक की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ट्रिक विलियम जो है वो अपना फिनिशर लगा देते हैं डॉच करके उनको, और मैच जो है वो जीत जाते हैं और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और फैंस का जो रिएक्शन था उनके रिटेन पर वो बहुत अच्छा था। मतलब फैंस की और ट्रिक विलियम की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और भाई फिर लिलियाटी जो है वो रिंग के अंदर आके पैसे फेंक रहे होते हैं सब तरफ। भाई लिलियाटी जो है थे वो आज सब कुछ खाने के बाद भी स्कैन कॉल कर रहे थे और सैमी ज़ेन नीचे परेशान बैठे हुए थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। तो हील टर्न बिल्कुल ऑन द कार्ड है। अब आज के बैकलैश के ऊपर अब तुम लोग मुझे बताना, मुझे ये लग रहा था कि जो WWE के सुपरस्टार्स हैं, मतलब ये सारे जो हैं, इनके मूव्स की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी मतलब थोड़ी सी बॉच टाइप लग रही थी कि लिलियाटी को भी जो हलवा किक पड़ी उसमें लिलियाटी, सैमी ज़ेन का पाँव कहीं था, लिलियाटी का सिर कहीं था। अब ये मतलब नहीं है कि ग्रैक उनके सिर पे ही लगा देंगे, लेकिन कुछ बॉचेस से नज़र आ रहे थे जिनको कैमरा एंगल की तरफ से या कैमरा ट्रिक की तरह जो है ना उनको कवर करने की कोशिश की गई थी। खैर इसके बाद भी डैनहाउज़न का मैच था, टैग टीम मैच, जहां मिज और किक विल्सन जो थे वो फेस कर रहे थे डैनहाउज़न और उनके टैग टीम पार्टनर को। अब इस पार्टनर के हवाले से बहुत सारे रूमर थे, लेकिन रूमर्स के हवाले से तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन मैच ये एंटरटेनिंग था भाई, ये मानना पड़ेगा। मैच ये एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था, क्योंकि डैनहाउज़न जो है वो अपनी क्लोनिंग मशीन लेके आते हैं और वहां से हमें मिनी डैनहाउज़न देखने को मिलते हैं एज अ टैग पार्टनर। और भाई मिनी डैनहाउज़न जो थे वो भी भारी पड़ रहे थे मिज और किक विल्सन के ऊपर। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि भाई किक विल्सन जान छुड़ाने के लिए मिनी जो डैनहाउज़न थे उन्हें वापस क्लोनिंग मशीन के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन क्लोनिंग मशीन खुद ही ओपन होती है और उसमें से और काफ़ी सारे डैनहाउज़न निकल आते हैं, सेम जिस तरह हमने रेसलमेनिया में जॉन सीना के साथ जो डैनहाउज़न का मिज और किक विल्सन का मोमेंट था, कुछ उसी तरह का रिकैप देखने को मिला। खैर मेन चीज़ ये है कि इस मैच के अंदर डैनहाउज़न ने और मिनी हाउज़न ने ये मैच जो है वो जीत लिया है।
और मिज और क्रिक विल्सन जो है वो हार चुके हैं और डैनहाउज़न की अनडिफीटेड स्ट्रीक एक तरह से चल रही है। बहरहाल ये मैच एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था, रिटर्न के हवाले से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन मैच जो था वो अपना फुलफिल कर गया टास्क, यानी कि WWE फैंस को एंटरटेन करने का। इसके बाद हमें खैर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की थी कि WWE ने इस बार कुछ प्रोमो सेगमेंट्स भी लगाए थे, जैसे ये क्रिक विल्सन का और मिज का डैनहाउज़न का जो मैच था, इसके लिए फिर क्रिक विलियम और सैमी ज़ेन का भी जो मैच था, उससे पहले भी हमें प्रोमो सेगमेंट्स देखने को मिले। तो मतलब मैचेस के प्रोमो थे ये इन्हीं मैचेस के, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा था मैच के बिल्डअप के लिए। खैर जो अगला मैच था वो इयो स्काई और आस्का का था, और इस मैच के अंदर कायरी सेन भी होती अगर वो कंपनी के अंदर होती, और उनके चैट्स बहुत ज्यादा लग रहे थे, वी वांट कायरी, और मुझे भी था कि शायद इस मैच में कायरी सेन अपना रिटर्न कर ले, लेकिन ये चीज तो नहीं हुई। एक अच्छा और रिसेंट मैच था। इस मैच के अंदर भी इंटरेस्टिंग मोमेंट ये था कि आस्का जो वो मिक्स फेंकती हैं अपने मुंह से, उसको कवर कर देती हैं, फौरन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। इयो स्काई वो नोटबुक से जो अनाउंसर टेबल पे अक्सर पड़ी हुई होती है उससे कवर कर लेती हैं अपने आप को, और उसके बाद भाई आस्का का जो था वो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा था, और आस्का को आज पिन कर दिया है इयो स्काई ने। आस्का हार गई हैं, और भी मैच खत्म होने के बाद हमने एक इमोशनल मोमेंट देखा इयो स्काई और आस्का के दरमियान। मतलब ये जापानीज रेसलर हैं तो ये बाओ थोड़ा सा लेते हैं जब भी मैच खत्म हो या मैच से पहले, तो ये चीज़ आज हमें देखने को मिली आस्का और इयो स्काई के दरमियान, और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया, हक भी किया। तो एक तरह से लग रहा था, फील आ रही थी कि ये शायद आस्का का कहीं आखिरी मैच तो नहीं, क्योंकि आस्का जिस तरह फैंस की तरफ रिएक्ट कर रही थी और इयो स्काई को जिस तरह उन्होंने एक तरह से ओवर किया, तो मे बी प्रोबेबली इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये आस्का का आखिरी WWE का मैच हो। और भाई इसके बाद होता है WWE मैचेस का टाइम अप, क्योंकि अब टाइम था द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना का। और जॉन सीना जो है वो रिंग के अंदर आते हैं। मतलब जो रूमर्स थे वो यही थे कि यहाँ तो रेसलमेनिया की लोकेशन बताने वाले हैं, रेसलमेनिया इन लंदन, या फिर WWE क्लब जो है उसके हवाले से कोई बात करेंगे। लेकिन भाई आउट ऑफ नोवेयर जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया है जॉन सीना क्लासिक टूर्नामेंट, जो कि हर साल उनकी कोशिश है कि हुआ करे, और इस क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर मैचेस होंगे, और पहली बार ऐसा होगा कि मैच हारने वाला भी जीत सकता है। एक चैंपियनशिप दी जाएगी, जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा या जिसको भी चूज किया जाएगा इस चैंपियनशिप के लिए, उस चैंपियनशिप के ऊपर जॉन सीना ने कहा कि उनका अपना नाम भी लिखा हुआ होगा, और वो खुद इन्वेस्टेड होंगे इस जॉन सीना क्लासिक टूर्नामेंट के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप लोग WWE के कुछ पुराने वाले फैन हो, और मेरा मतलब कुछ पुराने से पहले थोड़ा सा ठीक ठाक पुराने, मतलब 2005, 6, 7 के आसपास के हो, तो तुम लोगों को याद होगा कि एक साइबर संडे करके इनका प्रीमियम लाइव इवेंट आता था, पेपर व्यू आता था उस टाइम पर। तो उसमें फैंस के पास ना वो वोटिंग सिस्टम था कि वो वोट करते थे और फिर मैचेस डिसाइड होते थे कि सुपरस्टार का मैच इसके साथ होना चाहिए। तो वो चीज़ दोबारा से होगी, और इस मैच के अंदर यानी कि जो जॉन सीना क्लासिक टूर्नामेंट होने वाला है, इसमें जो भी जिसे भी फैंस जो हैं वो उसको पसंद करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर सोलो रुका का मैच है बेकी लिंच के साथ, बेकी लिंच मैच जीत गई है, लेकिन पूरे मैच में सोलो रुका जो थी वो डोमिनेट कर रही थी, तो भाई 16 रुको को फैंस जो हैं वो चूज कर सकते हैं चैंपियनशिप के लिए, यानी कि इसमें डिसीजन का जो है ना वो फैसला थोड़ा फैंस के पास रहने वाला है। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और डेफिनेटली इससे हमें न्यू सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। ये बात याद रहे कि इस सब का मकसद जॉन सीना का ये था कि जॉन सीना ने जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे अपनी रिटायरमेंट ली थी, और उस सैटरडे नाइट मेन इवेंट का थीम जो था वो भी जॉन सीना की मर्जी से रखा गया था। मतलब ये कि जो प्रेजेंट उस टाइम के सुपरस्टार्स थे उन्होंने चांस देना था जो अपकमिंग सुपरस्टार NXT से आ रहे थे मेन रोस्टर पे उनके लिए, और उसमें जो सबसे पहले मतलब जैसे हमने ओबा फामे को वहाँ सबसे पहले देखा इन एक्शन अगेंस्ट कोडी रोड्स, और इसके अलावा सोलो रुका, जवान एवंस, इनको आज मेंशन भी किया जॉन सीना ने, ये हमने सैटरडे नाइट मेन इवेंट से ही देखे। और इसके फौरन बाद इनके कॉल अप्स भी हो गए थे क्योंकि फैंस इतना कनेक्ट हो गए थे इनके साथ। मतलब खासतौर पे ओबा फामे और जवान एवंस तो रेसलमेनिया में भी हिस्सा थे, सोलो रुका रेसलमेनिया के बाद अपना डेब्यू कर रही है मेगा नेटवर्क के ऊपर। तो ये चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं जॉन सीना को इसमें क्रेडिट भी जाता है, इन सुपरस्टार्स को हमने टाइम से पहले देख लिया, और अब ये चीज़ जो है वो जॉन सीना नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं अपने जॉन सीना क्लासिक टूर्नामेंट के जरिए।
और भाई फिर टाइम फॉर द मेन इवेंट, जहां रोमन रेंज अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जेकब फाटू। और भाई इस मैच में एक तरह से ना जेकब फाटू एक अनबीटेबल एंट्री नजर आ रहे थे कि स्पीयर भी पड़ती है, सुपरमैन पंच भी पड़ता है, लेकिन जेकब फाटू भाई किक आउट नहीं करता। रोमन रेंज के ऊपर जो है वो टोंगा डेथ लॉक जो था वो लगता रहता है, लेकिन रोमन रेंज जो थे वो एक मोमेंट पे ऐसे था कि भाई ये बंदा अब गया, मतलब बिल्कुल पास आउट हो जाएंगे और उसका फायदा जो है वो जेकब फाटू को ये होगा कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से हिम्मत लेके आते हैं और बीच में रेफरी भी पेल दिया जाता है थोड़ा सा। और एंडिंग मोमेंट्स में हम देखते हैं कि जब बकल रोड जो है ना वहां से थोड़ा हटा हुआ था, वहीं सिर मार के जेकब फाटू का उसके बाद स्पेयर जो है वो रोमन रेंज लगाते हैं और इस मैच में पिन कर देते हैं जेकब फाटू को। लेकिन जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, जेकब फाटू जो थे वो स्पीयर खाने के बाद, पिन होने के बाद भी रोमन रेंज से पहले खड़े हो जाते हैं और शॉक में होते हैं। और भाई उसके बाद क्या रेफरी था, क्या एडम पेरिस था और क्या रोमन रेंज था, सब कुछ तोड़ के रख दिया उन्होंने दोबारा से। और रोमन रेंज के ऊपर स्कैन कॉल कर रहे थे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ जेकब फाटू, जिसका साफ मतलब ये है कि ये फ्यूड अभी एंड नहीं होने वाली, ये फ्यूड जो है वो अभी कंटिन्यू होगी और हमें सीरीज ऑफ मैचेस इन दोनों के देखने को मिल सकते हैं। और अभी याद रहे कि इसमें कोई ब्लड लाइन का बंदा इन्वॉल्व नहीं था, कोई रिटर्न नहीं था, और तो ये मैच मतलब रोमन रेंज मरते मरते जीते हैं। अब अगर कोई एक्सट्रीम रूल टाइप वाला मैच WWE ने ऐड कर दिया तो भाई रोमन रेंज के तो हालात थोड़े पतले नजर आ रहे हैं। जेकब फाटू बहरहाल आज इस मैच के अंदर बहुत स्ट्रांग दिखे हैं, बेशक वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन वाली ही फील जेकब फाटू के पास से आ रही है। बहरहाल इस मैच के बाद रोमन रेंज भी कहते हैं कि जेकब फाटू तुमने जो किया है, मतलब गिरते पड़ते रिंग से बाहर जाते हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि जो जेकब फाटू ने किया है वो अब दोबारा WWE में नजर नहीं आएंगे, ये उनकी पता नहीं लास्ट नाइट थी, इस तरह करके रोमन रेंज कहते हैं। बहरहाल ये फ्यूड अभी कंटिन्यू होगी और अब मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिलेगा कि आखिर इन दोनों का नेक्स्ट लेवल मैच किस तरह का होगा। बहरहाल ये था दोस्तों बैकलैश। मैं समझ रहा हूँ एक अच्छा प्रीमियम लाइव इवेंट गुजर गया, कोई रिटर्न नहीं था, कोई सरप्राइज एलिमेंट भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ नहीं थी। जॉन सीना डेफिनेटली शो के ऊपर थे, रोमन रेंज डेफिनेटली शो के ऊपर थे, एक डिसेंट प्रीमियम लाइव इवेंट था और बगैर किसी मतलब ही हुआ के WWE ने डिसेंट प्रीमियम लाइव डिलीवर कर दिया है। इसको मैं ऑलमोस्ट 10 में से 7.5 की रेटिंग दूंगा। और बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।